ए वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों तक? जरा कमेंट करके बताइए। जितने भी लोग हैं जरा कमेंट करके बताइए मुझे, आवाज वगैरह सब ठीक है? मेरे साथ अमन है, विनय है, और कौन है? मोहित हैं, राज हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए, आप लोगों को आज मैं फ्यूज पढ़ाने वाला हूं। फ्यूज एक टॉपिक है जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका एक सब्जेक्ट होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ये आपको मिलेगा फ्यूज। फ्यूज टॉपिक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है, इसको वायरमैन ट्रेड के बच्चे भी देख सकते हैं, और कभी कभी सवाल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में भी आ जाता है फ्यूज से रिलेटेड। बाकी किसी ट्रेड के लिए टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो फ्यूज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक बैच स्टार्ट किया गया है एएलपी सीबीटी 2 के लिए, ट्रेड के लिए। एक बैच इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का और एक फिटर ट्रेड का। आपकी जो भी ट्रेड है आप उस ट्रेड के बैच में एडमिशन लेंगे। अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किया है या बीटेक इलेक्ट्रिकल से किया है या आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया है तो आप ये वाला बैच लेंगे। अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से किया है या आपने आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से किया है तो आप ये वाला लेंगे। बाकी मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक करने वाले जो बच्चे होंगे या फिटर से आईटीआई करने वाले बच्चे वो ये बैच ले सकते हैं। कई बार बच्चे पूछ रहे हैं सर मशीनिस्ट का बैच या टर्नर का बैच नहीं आएगा क्या? नहीं, मशीनिस्ट और टर्नर का बैच नहीं है, वो बच्चे फिटर का बैच चाहे तो ले सकते हैं। फिटर से उसका सिलेबस 70% के आसपास मैच करता है। तो ये ट्रेड का सिलेबस है, इसकी वैलिडिटी आपकी सीबीटी 2 के एग्जाम तक रहेगी। बाइलिंगुअल बैच होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्लासेज इस बैच में कल से आपकी स्टार्ट होंगी, मंडे से, कल से ऐप पे जो करियर विल ऐप पे क्लासेज होंगी, ठीक है। फीस इसकी आपकी 499 है। इसके अलावा अगर आपको बेसिक साइंस का बैच अगर चाहिए तो बेसिक साइंस का बैच भी आप करियर विल ऐप पे जाके ले सकते हो। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 में जो बेसिक साइंस का हिस्सा होता है, जहां से 50 नंबर के सवाल आते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग, ड्राइंग, सेफ्टी एंड हेल्थ, हीट एंड टेम्परेचर वगैरह है, तो उस बैच को आप करियर विल ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको बैच नहीं दिख रहा है तो क्या करना है, आपको सबसे पहले ऐप खोलना है। ऐप खोलने के बाद सबसे नीचे आप बैच पे क्लिक करना। बैच पे क्लिक करने के बाद ऊपर कई सारे एग्जाम के सेक्शन होंगे, एसएससी, बैंक, टीचिंग। आप रेलवे, जेई और आईटीआई का एक सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करना। जेई, आईटीआई, रेलवे, उस पर क्लिक करने के बाद जितने भी बैच जेई से, आईटीआई से या रेलवे एएलपी से रिलेटेड है सारे बैचेज आपको दिख जाएंगे। आप वहां जाके बैच को परचेज कर सकते हो। और अगर आपको इन बैचेज से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आपके पास ये नंबर है, इससे आप व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। आपको 1-2 दिन के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। और जो आज की क्लास आपकी होने वाली है फ्यूज की, उसका अगर आपको नोट चाहिए तो पीडीएफ इस टेलीग्राम पे मैं क्लास खत्म होने के बाद भेज दूंगा। जेई एंड आईटीआई बाई राजकुमार सर, क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ इस टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए फ्यूज टॉपिक शुरू करते हैं। फ्यूज क्या है? व्हाट इज फ्यूज? फ्यूज एक देखो, ध्यान से देखना आप, फ्यूज क्या है। ये एक आपका कोई लोड है। क्या है? लोड। ये लोड है, कोई इलेक्ट्रिकल लोड है। इलेक्ट्रिकल लोड का मतलब जो इलेक्ट्रिकल करंट लेगा, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज चाहिए, इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए और फिर चलेगा। मान लीजिए आपका टीवी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, ये स्मार्ट बोर्ड हो सकता है जिसपे मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ भी हो सकता है लोड। इस लोड को इलेक्ट्रिकल करंट चाहिए।
मैंने कहा इस लोड की अधिकतम करंट बर्दाश्त करने की क्षमता 100 एम्पियर है, कि 100 एम्पियर तक करंट ये लोड बर्दाश्त कर पाएगा। इससे ज्यादा करंट अगर होगी तो लोड आपका डैमेज हो जाएगा, आग लग जाएगी। करंट बर्दाश्त करने की जो क्षमता है इस लोड की वो 100 एम्पियर है। अगर 100 एम्पियर से ज्यादा करंट इस लोड में आई तो आपका जो लोड है वो डैमेज हो जाएगा, बर्न हो जाएगा या जल जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए यहां से आने वाली जो करंट है, ये मान लीजिए यहां पे आपने कुछ वोल्टेज वगैरह दिया होगा। अगर कभी यहां पे आने वाली जो करंट है वो बहुत ज्यादा हो गई, किसी वजह से बहुत ज्यादा अगर हो गई और वो करंट 100 एम्पियर से ज्यादा हो गई, ये जो लोड है, लोड मतलब आपका टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आपने यहां लगा रखा है कि वो 100 एम्पियर तक करंट बर्दाश्त कर पाएगा, उससे ज्यादा करंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उससे ज्यादा पे वो जल जाएगा, फूक जाएगा। और इस लोड की कीमत मान लीजिए 1 लाख रुपए है। तो मैं चाहूंगा कि मेरी 1 लाख रुपए की जो चीज है वो खराब ना हो, मेरी 1 लाख रुपए की जो चीज है वो खराब ना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा कि ये डैमेज ना हो। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा हुआ, कभी शॉर्ट सर्किट हुआ, कभी ओवरलोड हुआ, या कभी कुछ ऐसा दोष हुआ, कोई ऐसी फॉल्ट हुई कि जो आपकी आने वाली करंट है वो करंट 100 एम्पियर से ज्यादा हो गई, मान लीजिए करंट बढ़ के 200 एम्पियर हो गई, तो अगर 200 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो करेगी, 200 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी, तो मेरा लोड कहेगा भाई मैं तो 100 एम्पियर से ज्यादा करंट बर्दाश्त कर ही नहीं पाऊंगा, और करंट यहां पे 200 एम्पियर है, फिर तो मैं डैमेज हो जाऊंगा, ये लोड फूक जाएगा, आपका 1 लाख रुपए का नुकसान होगा, तो जाएगी नौकरी आपकी। कंपनी कहेगी यू आर फायर्ड, आपको कंपनी से बाहर किया जाता है। चिंटू बोलेगा क्यों सर, क्यों फायर किया जाता है? तो बोला जाएगा उससे कि तुमने जो लोड है 1 लाख रुपए का उसको जला दिया। तुम राजकुमार सर से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पढ़ के नहीं आए थे क्या? चिंटू बोलेगा नहीं हम तुमसे नहीं पढ़े थे। हाँ बोले नहीं पढ़े तो यू आर फायर्ड। फिर चिंटू अपने दोस्त को बबली को फोन किया, बोला मैं तो फायर कर दिया गया, तुम्हारी नौकरी गई कि बची? बोली मैं तो राजकुमार सर से पहले से पढ़ के आई हूं कि लोड को अगर बचाना है तो आपको यहां पे फ्यूज लगाना पड़ेगा। चिंटू बोला कैसे, फ्यूज क्या करेगा? तो बबली ने उसको समझाया, क्या समझाया कि अगर इस लोड की जो अधिकतम क्षमता है करंट बर्दाश्त करने की वो 100 एम्पियर है, कि 100 एम्पियर तक करंट अगर लोड में जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, 100 से ज्यादा की करंट पे लोड आपका खराब हो सकता है, जल सकता है, फूक सकता है। तो मैंने यहां पे एक फ्यूज लगा दिया, मैंने यहां पे ऐसे एक फ्यूज वायर है, ऐसे एक वायर लगा दिया, ये फ्यूज वायर है, मान लीजिए ये फ्यूज वायर है। फ्यूज वायर क्या करेगा? फ्यूज वायर कहेगा भाई मेरे अंदर से करंट अगर नॉर्मल करंट जा रही, कम करंट जा रही, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे अंदर से जाने वाली करंट बहुत ज्यादा है तो मैं पिघल जाऊंगा, मैं ओपन हो जाऊंगा। अगर करंट मेरे अंदर से बहुत ज्यादा फ्लो होगी तो मैं पिघल जाऊंगा। फ्यूज ये करेगा, फ्यूज पिघल जाएगा। कब पिघलेगा? जब फ्यूज के अंदर से करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगी तब। मान लीजिए हमने ऐसा फ्यूज यहां पे लगाया जो फ्यूज कह रहा है कि अगर मेरे अंदर 100 एम्पियर तक की करंट है तब तो ठीक, उससे ज्यादा थोड़ी सी भी करंट होगी तो मैं पिघल जाऊंगा। तो हमने यहां एक ऐसा फ्यूज लगाया जो 100 एम्पियर की करंट से ज्यादा अगर करंट आती है तो फ्यूज पिघल जाता है। तो फ्यूज अगर पिघल गया, ये वो पिघल जा रहा है अगर फ्यूज, तो सर्किट क्या हो गया? ओपन। सर्किट क्या हो गया? ओपन। अब गड्ढा है बीच में, अब उड़ के थोड़ी करंट जाएगी, गड्ढा है तो करंट नहीं जा पाएगी। कभी भी ओपन पाथ में, खुले सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती है। करंट फ्लो होने के लिए क्लोज्ड पाथ, बंद परिपथ होना चाहिए। ये गड्ढा हो गया, फ्यूज पिघल गया, फ्यूज वाला तार पिघल गया, अब करंट नहीं जा पाएगी। फ्यूज की जान तो चली गई, लेकिन 1 लाख रुपए की चीज हमने बचा लिया। फ्यूज को हमने कुर्बान किया मगर लोड को तो बचा लिया। अगर फ्यूज ना पिघलता, करंट जाती रहती तो लोड डैमेज होता। लोड 1 लाख रुपए का था, फ्यूज तो हमारा 10, 20, 50 रुपए का था, हमने काम कर लिया, 150 रुपए का नुकसान ही तो हुआ, हमारा लाख रुपए का लोड तो बच गया। तो यहां पे सैनिक ने राजा की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी और राजा बचा हुआ है। सेना ही तो बलि देती है और राजा का नाम होता है। तो एक सैनिक ने अपनी बलि दे दी, राजा की जान को बचा लिया, लोड को बचा लिया। तो बार बार सैनिक मरेंगे राजा की जान बचाने के लिए। तो फ्यूज क्या करता है? फ्यूज क्या करता है वो ये बताता है कि अगर किसी सर्किट में बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रही है, एक लिमिट से ज्यादा, एक निश्चित मात्रा से ज्यादा, तो फ्यूज पिघल जाएगा और फ्यूज पिघल करके क्या करेगा? सर्किट को ओपन कर देगा। सर्किट को ओपन कर देगा तो आगे करंट नहीं जा पाएगी। आगे करंट नहीं जा पाएगी तो जो लोड लगा है, जो ज्यादा करंट से जल सकता था, फूक सकता था, आग लग सकती थी, अब उस लोड के साथ ऐसा नहीं होगा।
ऐसा होगा कब कि लोड में करंट ज्यादा आए, ऐसा हमेशा तो नहीं होगा। जब कभी कोई फॉल्ट आए, कभी कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए, कुछ ऐसा होगा कभी कभार, तभी ये दिक्कत लोड के साथ आएगी। और जब लोड के साथ दिक्कत आएगी तो उस वक्त लोड जलने से पहले फ्यूज ही आपका ओपन हो जाएगा, पिघल जाएगा और आगे जाने वाली करंट को जीरो कर देगा। तो फ्यूज ने मेल्ट होकर के जो सर्किट में करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रही थी उसको रोक दिया। तो फ्यूज का काम है एक्सेसिव करंट से प्रोटेक्शन देना। जब करंट एक निश्चित मात्रा से ज्यादा हो जाती है तो फ्यूज उससे प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, मेरे साथ सुजॉय हैं, प्रवीण हैं, संजीत कुमार हैं, स्वागत है आपका, दीपक हैं, बिंदर कुमार हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्यूज क्या करता है, सर्किट में अगर एक्सेसिव करंट है एक निश्चित मात्रा से ज्यादा तो उस करंट को स्टॉप कर देता है, लिमिट करता है। ठीक, फ्यूज की कहानी सबको समझ में आई कि नहीं? जितना हमने समझाया सभी लोग कमेंट करके बताइए मुझे। ये पतला सा फ्यूज वायर मान लीजिए आपने लगा रखा है, फ्यूज है, ठीक है। तो फ्यूज में एक नॉर्मल करंट होती है कि उतनी करंट फ्लो हुई तो फ्यूज नहीं पिघलेगा। एक नॉर्मल करंट होती है कि अगर उतनी करंट फ्लो हुई तो फ्यूज नहीं पिघलेगा, उसको बोलते हैं करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। कि वो करंट जो फ्यूज से फ्लो हो और फ्यूज ना पिघले वो होती है करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। करंट रेटिंग क्या होती है फ्यूज की? नॉर्मल करंट जो फ्यूज से पिघले, जो नॉर्मल करंट फ्यूज से फ्लो हो और फ्यूज आपका पिघले ना। द नॉर्मल करंट विच फ्यूज कैन कैरी विदाउट ओवर हीटिंग इज कॉल्ड करंट रेटिंग। ठीक है, करंट रेटिंग क्या है? वो नॉर्मल करंट, इट इज नॉर्मल करंट विच फ्यूज कैन कैरी विदाउट मेल्टिंग। वो करंट जो फ्यूज से फ्लो हो सकती है और फ्यूज मेल्ट ना हो, पिघले ना, उसको हम बोलते हैं करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। ठीक, मान लीजिए करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज जो है इसकी वैल्यू है मान लीजिए 115 एम्पियर, एज्यूम कर लिया हमने 115 एम्पियर। इतनी एम्पियर तक ही करंट अगर फ्यूज से फ्लो होती है तो फ्यूज नॉर्मली पिघलेगा नहीं। ठीक है, मान लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा करंट पे फ्यूज क्या होगा? पिघल जाएगा, उससे ज्यादा करंट पे पिघल जाएगा। यहां पे मान लीजिए मैंने कहा कि आपका जो लोड था उसमें अगर 100 एम्पियर तक की करंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं, 100 एम्पियर से ज्यादा की करंट अगर है तो फ्यूज पिघल जाएगा। तो हमको फ्यूज को इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा कि वो फ्यूज 100 एम्पियर से ज्यादा की करंट पे पिघल जाए। तो जिस करंट के फ्लो होने पर, फ्यूज के अंदर से जिस करंट के फ्लो होने पर फ्यूज मेल्ट हो जाता है उसको बोलते हैं फ्यूजिंग करंट। क्या बोलते हैं? फ्यूजिंग करंट। तो मिनिमम करंट जिस पे फ्यूज मेल्ट हो जाए उसको बोलते हैं फ्यूजिंग करंट। फ्यूजिंग करंट क्या है? इट इज मिनिमम करंट एट विच फ्यूज मेल्ट्स। फ्यूजिंग करंट क्या है? इट इज मिनिमम करंट एट विच फ्यूज मेल्ट्स, वह न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज पिघल जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने मान लिया कि फ्यूजिंग करंट 120 एम्पियर है। फ्यूजिंग करंट कितनी? 120 एम्पियर, एज्यूम कर लिया हमने। इसका मतलब अगर फ्यूज से 120 एम्पियर करंट फ्लो होगी तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। फ्यूज से अगर 120 एम्पियर की करंट फ्लो होगी तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। तो अगर 120 एम्पियर पे मेल्ट हो रहा है फ्यूज तो क्या 121 पे नहीं मेल्ट होगा? 121 पे भी मेल्ट होगा। 125 पे नहीं मेल्ट होगा, 125 पे भी पिघल जाएगा, 130 पे भी पिघल जाएगा, 150 पे पिघल जाएगा। अगर 120 पे मेल्ट हो रहा है तो 120 से ज्यादा हर करंट के लिए फ्यूज मेल्ट होगा। तो फ्यूजिंग करंट क्या है? वो मिनिमम करंट जिस पे फ्यूज मेल्ट हो जाए उसको बोलते हैं फ्यूजिंग करंट। होता क्या है, जब फ्यूज में करंट बहुत ज्यादा फ्लो होती है तो फ्यूज में I2R लॉस होता है। अगर फ्यूज में बहुत ज्यादा करंट है, करंट बहुत ज्यादा है, आई अगर बहुत ज्यादा, एरो ऊपर का मतलब बहुत ज्यादा, तो फ्यूज में होने वाला I2R लॉस बहुत ज्यादा होगा। I2R लॉस बहुत ज्यादा होगा, I2 हानि। और जितना ज्यादा लॉस होगा उतना ज्यादा हीट आएगी, उष्मा। जितना ज्यादा लॉस होगा उतनी ज्यादा उष्मा आएगी, एरो ऊपर मतलब ज्यादा। और जब उष्मा आएगी, हीट आएगी तो फ्यूज विल मेल्ट, फ्यूज आपका पिघल जाएगा। फ्यूज क्या होगा? पिघल जाएगा। फ्यूज पिघल जाएगा। ठीक है, करंट ज्यादा तो I2R लॉस ज्यादा, ज्यादा लॉस तो ज्यादा हीट, ज्यादा हीट से फ्यूज विल मेल्ट, फ्यूज पिघल जाएगा। ठीक है, तो क्या फ्यूज अपने अंदर से जाने वाली हर करंट के लिए पिघलेगा? नहीं। वह करंट जिससे फ्यूज पिघल जाए उसको बोलते हैं फ्यूजिंग करंट। मान लिया हमने करंट 120 एम्पियर है, मान लीजिए
120 एम्पियर। और करंट रेटिंग क्या होती है? करंट रेटिंग होती है वो करंट जिसपे फ्यूज ना पिघले, नॉर्मल करंट फ्लो कराता रहे बिना किसी ओवरहीटिंग के। तो करंट रेटिंग हमने मान लिया 115 एम्पियर। करंट रेटिंग जो होती है वो करंट होती है जो नॉर्मली फ्यूज के अंदर से बहती रहती है और फ्यूज पे पिघलता नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और फ्यूजिंग करंट वो करंट होती है जिसपे फ्यूज पिघल जाता है। अब इन दोनों का रेशियो ले लो आप, फ्यूजिंग करंट और करंट रेटिंग का। फ्यूजिंग करंट अपॉन करंट रेटिंग, इसको बोलते हैं फ्यूजिंग फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? यह अनुपात है, रेशियो है फ्यूजिंग करंट अपॉन करंट रेटिंग का। फ्यूजिंग करंट लो ऊपर, मान लीजिए 120 एम्पियर, और करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज 115 एम्पियर, दोनों का रेशियो ले लीजिए आप, आपको मिलेगा फ्यूजिंग फैक्टर। सवाल आता है फ्यूजिंग फैक्टर किसका किसका रेशियो है? आप बोलेंगे फ्यूजिंग करंट और करंट रेटिंग का। अब इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 120 को 115 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। तो फ्यूजिंग फैक्टर किसी फ्यूज के लिए हमेशा 1 से ज्यादा ही होता है। किसी भी फ्यूज के लिए जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है, शिवम मिश्रा, किसी भी फ्यूज के लिए जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है उसकी वैल्यू 1 से क्या होती है? ज्यादा। फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू 1 से हमेशा क्या होती है? ज्यादा। डिवाइड करके देख लो 120 को 115 से। भाई फ्यूजिंग करंट ज्यादा है करंट रेटिंग से। भाई मैं कह रहा हूं जितना तनाव मैं अधिकतम बर्दाश्त कर सकता हूं और जितना तनाव मेरे ऊपर जिंदगी भर रहेगा वह है करंट रेटिंग। लेकिन जितना तनाव मैं बर्दाश्त कर सकता हूं उससे ज्यादा तनाव अगर आप मुझे देने लगोगे तो क्या हो जाएगा? मैं टूट जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा। जैसे चिंटू कहता है सर हम ईमानदार, हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम ट्रेन चलाएंगे सर, हम टीटी बनेंगे, हम स्टेशन मास्टर बनेंगे तो रिश्वत नहीं लेंगे। रिश्वत कब तक नहीं लोगे आप? चिंटू कह सर कोई 100 200 500 1000 2000 20000 50000 1 लाख रुपए देगा तो रिश्वत नहीं लेंगे सर, ईमानदार बने रहेंगे। लेकिन अगर कोई सर 2 4 5 करोड़ रुपए देगा तब तो सर नीयत डोल सकती है सर, तब तो नीयत डोल सकती है। ऐसे यहां भी है, फ्यूज जो है जितनी नॉर्मल करंट कैरी करा सकता है वो कैरी कराएगा बिना पिघले, बट जिस करंट पे मेल्ट हुआ उसको बोलते हैं फ्यूजिंग करंट। दोनों का रेशियो क्या है? फ्यूजिंग फैक्टर। आप देखिए फ्यूजिंग करंट ज्यादा होती है करंट रेटिंग से, करंट रेटिंग ज्यादा होती है, और फ्यूजिंग फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है 1 से। ठीक, ये कहानी समझ में आई? जो रेटिंग होती है किसी फ्यूज की उसको एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं। फ्यूज की रेटिंग किसमें लिखते हैं? एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में। सुजवाय फ्यूज की रेटिंग किसमें होती है? एम्पियर में। अरे बोलते भी रहो। प्रवीण फ्यूज की रेटिंग सवाल पूछा जाएगा चिंटू। ये सवाल फ्यूज की रेटिंग तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का है ही, ये तो साइंस में भी पूछा जा सकता है आपसे। फ्यूज की रेटिंग किसमें होती है? एम्पियर में। तो करंट रेटिंग क्या है? फ्यूजिंग करंट क्या है? फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? इतना मैंने आपको बता दिया। समझ में आया ना? तो फ्यूज कर क्या रहा है? अगर मैं यहां एज्यूम करूं आपको कि फ्यूजिंग करंट 120 एम्पियर, एज्यूम किया मैंने कि फ्यूजिंग करंट 120 एम्पियर है, मैंने लिख दिया मान लीजिए। अगर फ्यूजिंग करंट 120 एम्पियर मैंने एज्यूम किया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपकी करंट 120 एम्पियर से कम है तब तो फ्यूज नहीं पिघलेगा, आराम से करंट लोड में जाती रहेगी। अगर करंट 120 एम्पियर से कम है तो फ्यूज नहीं पिघलेगा, करंट आसानी से जाती रहेगी फ्यूज से होते हुए लोड में। लेकिन अगर करंट 120 एम्पियर पे पहुंची या 120 एम्पियर से ज्यादा हुई, 120 एम्पियर पे पहुंची या 120 एम्पियर से ज्यादा हुई, तो फ्यूज पिघलेगा। फ्यूज क्या होगा? पिघलेगा, क्योंकि 120 एम्पियर फ्यूजिंग करंट है। तो अगर बहने वाली करंट 120 एम्पियर के बराबर या उससे ज्यादा हुई तो फ्यूज आपका पिघल जाएगा। जिस करंट पे, जिस मिनिमम करंट पे फ्यूज पिघलता है उसको बोलते हैं फ्यूजिंग करंट। हमने मान लिया फ्यूजिंग करंट 120 है तो 120 पे पिघल जाएगा। ये जब पिघल जाएगा तो आगे करंट तो नहीं जाएगी, तो लोड बच जाएगा। तो कभी अगर ऐसी घटना दुर्घटना हो कि करंट बहुत ज्यादा हो जाए, शॉर्ट सर्किट वगैरह, और उस करंट से हमारा लाखों का लोड डैमेज हो सकता है, तो लाखों का लोड डैमेज होने से पहले फ्यूज खुद ही फ्यूज जो है मेल्ट हो जाएगा, सर्किट को ओपन कर देगा, यानी मालिक की जान बचा लेगा अपनी जान दे करके। ठीक, जो फ्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है इनवर्स करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो फ्यूज हैज इनवर्स करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है? फ्यूज में धारा और समय व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। टी और आई क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। पी फ्यूज के मेल्ट होने में लिया गया टाइम, और आई फ्यूज के अंदर से फ्लो होने वाली करंट। देखो अगर करंट कम है तो फ्यूज ज्यादा टाइम लेके मेल्ट होगा, करंट कम है तो टी ज्यादा होगा। यानी अगर करंट कम है तो फ्यूज ज्यादा टाइम लेके पिघलेगा, और अगर करंट ज्यादा है, करंट क्या है? आई ज्यादा, तो टाइम कम होगा, फ्यूज जल्दी पिघलेगा। करंट अगर कम है तो फ्यूज
करंट अगर क्या है, कम है, तो फ्यूज ज्यादा टाइम लेके पिघलेगा, और करंट अगर ज्यादा है तो फ्यूज कम टाइम लेके पिघलेगा। ये ग्राफ है आई और टी के बीच का। टी फ्यूज को पिघलने में लगा समय है और आई फ्यूज से बहने वाली करंट है। दोनों के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इनवर्स रिलेशन वाला ग्राफ होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए मैंने कहा फ्यूजिंग करंट 120 एम्पियर है, और आपकी जो एक्चुअल करंट है, एक्चुअल करंट जो बह रही है वास्तव में करंट, वो 150 एम्पियर है। तो क्या फ्यूज पिघलेगा? हाँ पिघलेगा। कितना टाइम लेके पिघलेगा? मान लीजिए इसने 3 सेकंड का टाइम लिया पिघलने में। मान लीजिए एक्चुअल करंट 150 एम्पियर है, तो फ्यूज 3 सेकंड का टाइम लेके पिघलेगा। 120 से ज्यादा ही है एक्चुअल करंट, तो फ्यूज क्या हो गया, पिघल जाएगा 3 सेकंड में। लेकिन अगर यही करंट मैं ज्यादा कर दूं, 150 के बजाय 3 गुना ज्यादा कर दूं, अगर एक्चुअल करंट हमारी यही करंट 150 से कितना हो जाए, 3 गुना बढ़ जाए, तो आपका कितना हो जाएगा, 450। मान लीजिए 450 एम्पियर हो गई। अगर यही करंट 150 एम्पियर से 3 गुना हो गई, तो आपका जो टाइम है फ्यूज के पिघलने में लगा हुआ, वो टाइम आपका 3 सेकंड से 1 सेकंड हो जाएगा। यानी जब इसमें से करंट 150 एम्पियर थी, तो फ्यूज के पिघलने में 3 सेकंड का टाइम लगता था। अब इसकी जो करंट है वो बढ़कर के 150 से 450 हुई, तो पिघलने में जो टाइम है वो 1 सेकंड हो गया। यानी करंट बढ़ी तो टाइम कम हो गया। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो टाइम है वो करंट के इनवर्स रिलेशन में है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर करंट बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। करंट 3 गुना हो गई, करंट 3 गुना हो गई तो टाइम 1/3 हो गया। करंट 3 गुना हुई तो टाइम 1/3 हो गया। करंट ज्यादा तो टाइम कम। यानी इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट अगर फ्यूजिंग करंट से ज्यादा है तो फ्यूज तो पिघलेगा। अब यह भी सवाल है कि फ्यूजिंग करंट से कितनी ज्यादा है। अगर फ्यूजिंग करंट से बहुत ज्यादा है, करंट बहुत ज्यादा, तो फ्यूज बहुत कम टाइम में पिघलेगा। और अगर करंट फ्यूजिंग करंट से तो ज्यादा है बट थोड़ी बहुत ही ज्यादा है, अगर करंट फ्यूजिंग करंट से तो ज्यादा है बट थोड़ी बहुत ही ज्यादा है, तो फ्यूज पिघलेगा मगर थोड़ा ठीक ठाक टाइम लेके पिघलेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लेके पिघलेगा। तो वही कहना चाह रहा हूं, अगर करंट ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और करंट कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगने का मतलब नॉर्मल जो फ्यूज जितना टाइम में पिघलता है उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। करंट कम ज्यादा का मतलब वो करंट फ्यूजिंग करंट से ज्यादा होगी तभी फ्यूज पिघलेगा। ऐसा नहीं फ्यूजिंग करंट से कम करंट पे फ्यूज पिघल जाएगा, नहीं। करंट फ्यूजिंग करंट से ज्यादा है, अब 10-20 एम्पियर ज्यादा है कि बहुत ज्यादा ज्यादा है, उस पर डिपेंड करता है। तो वही मैंने यहां पे लिखा कि करंट जो है उसमें करंट की वैल्यू अगर ज्यादा है या कम है, कितनी है, उसी के हिसाब से टाइम लगेगा फ्यूज को मेल्ट होने में। तो फ्यूज जल्दी पिघलेगा, टाइम कम लगेगा अगर करंट बहुत ज्यादा है तो, और फ्यूज लेट पिघलेगा, टाइम ज्यादा लेके पिघलेगा अगर करंट कम है तो। वही कहानी है कि फ्यूज का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है, धारा और समय का संबंध व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, अब आइए हम बेसिक डिफिनेशन पे आते हैं, फ्यूज करता क्या है। फ्यूज इज ए शॉर्ट पीस ऑफ मेटल। ये एक धातु का छोटा टुकड़ा है जो यहाँ पे हम लगा देते हैं। ये लोड है, ये आपका वायर है, ये धातु का छोटा टुकड़ा है, मान लीजिए सिल्वर का, कॉपर का, कुछ बना दिया आपने। एक शॉर्ट पीस ऑफ मेटल धातु का छोटा टुकड़ा है, विच इज कनेक्टेड इन सीरीज। जिसकी भी सुरक्षा करनी होती है उसके सीरीज में हम इसको लगाते हैं। फ्यूज को कहां लगाते हैं? लोड के सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में नहीं। जिसकी सुरक्षा करनी है, लोड की सुरक्षा करनी, तो उसके सीरीज में। कनेक्टेड इन सीरीज विद लोड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट। एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा करंट, बहुत एक्स्ट्रा करंट। फ्यूज धातु का एक टुकड़ा होता है जो लोड के सीरीज में लगाया जाता है, और यह अत्यधिक धारा के प्रवाह को रोकता है। यह काम है। तो फ्यूज कहां लगाते हैं? टेंट सीरीज में कि पैरेलल में? जिसकी सुरक्षा करनी है उसके सीरीज में लगाते हैं। अच्छा, यानी लोड के सीरीज में लगाते हैं। ये एक मेटल का, धातु का टुकड़ा होता है। यह क्या करता है? यह सर्किट में एक्सेसिव करंट जो होती है उसके बहाव को रोकता है, एक्सेसिव करंट के फ्लो को रोकता है। अगर करंट बहुत ज्यादा आ गई तो उसको बहने से रोकेगा। यह काम है फ्यूज का। करंट अगर बहुत ज्यादा तो I²R लॉस बहुत ज्यादा, लॉस बहुत ज्यादा तो हीट बहुत ज्यादा, और हीट से फ्यूज क्या होगा? पिघल जाएगा। हीट से फ्यूज क्या होगा? पिघल जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है। अच्छा, अगर हमारे पास 3 फेज हैं, एक आर, एक वाई और एक बी और एक न्यूट्रल, 3 फेज का सिस्टम अगर हम लेके चले, एक आर फेज, एक वाई फेज, एक बी फेज और एक न्यूट्रल, तो फ्यूज को कहां लगाते हैं सवाल आता है। तो फ्यूज को हम आर में लगाएंगे, वाई में लगाएंगे, बी में लगाएंगे, न्यूट्रल में फ्यूज को कभी नहीं लगाएंगे। तो फ्यूज को हम किस में लगाते हैं? लाइव वायर चाहे
फेज वायर में। इसको हम लाइव वायर बोल सकते हैं या फेज वायर बोल सकते हैं, इसको भी लाइव वायर या फेज वायर, लाइव वायर या फेज वायर। ये न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर में कभी भी फ्यूज नहीं लगाएंगे। तो फ्यूज को कहां लगाते हैं हम? हमेशा फ्यूज इज ऑलवेज यूज्ड इन लाइव वायर या फेज वायर। लाइव वायर मतलब ये RYB, RYB। फ्यूज को हम किस में लगाते हैं? लाइव वायर या फेज वायर में। इसमें फ्यूज इज नेवर इंसर्टेड इन न्यूट्रल वायर। फ्यूज को न्यूट्रल में कभी नहीं लगाते हैं, न्यूट्रल में फ्यूज को कभी भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई सबको? बताइए सभी लोग एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ्यूज का काम क्या है? फ्यूज दोनों काम करता है। ये फॉल्ट को डिटेक्ट भी करता है और फॉल्ट को इंटरप्ट भी करता है। मतलब दोष का पता भी लगाता है और दोष पता लगाने के बाद सर्किट को ओपन भी कर देता है। कैसे ओपन करता है? आपका फ्यूज पिघल जाएगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा, खुला हो जाएगा। खुले पाथ में करंट थोड़ी फ्लो होती है। तो यहां अगर करंट बहुत ज्यादा हो गई, चाहे शॉर्ट सर्किट हो गया, चाहे ओवरलोड हो गया, शॉर्ट सर्किट में भी करंट बहुत ज्यादा हो जाती है और कभी ओवरलोड हो जाता है, अत्यधिक भार हो जाता है अगर लोड पे, अति भार, तो भी करंट बहुत ज्यादा हो जाती है। उन दोनों केस में आपका फ्यूज क्या करेगा? पिघल जाएगा। तो दोष का पता भी लगाता है फ्यूज, और पता लगाने के बाद सर्किट को ब्रेक भी कर देता है, मतलब सर्किट को खोल देता है। मतलब पिघल गया तो सर्किट खुल ही गया। ये काम फ्यूज का है। ठीक है, तो फ्यूज की कहानी आपको समझ में आ गई। फ्यूज को न्यूट्रल में कभी नहीं लगाते, हमेशा लाइव वायर में लगाते हैं। करंट रेटिंग आ गई, फ्यूजिंग फैक्टर आपको समझ में आ गया ना? अब आइए हम बात करते हैं फ्यूज लॉ। फ्यूज लॉ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ फ्यूज का। फ्यूज का नियम क्या कहता है? फ्यूज लॉ, फ्यूज का नियम, इट एक्सप्लेन्स करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए फ्यूज वायर। ये फ्यूज वायर की अपने अंदर धारा वहन करने की, धारा प्रवाहित करने की क्षमता को बताता है। यह फ्यूज वायर की अपने अंदर से धारा प्रवाहित करने की क्षमता को बताता है कि कोई फ्यूज अपने अंदर से कम करंट को फ्लो करा पाएगा या ज्यादा करंट को फ्लो करा पाएगा, ज्यादा करंट को फ्लो करा पाएगा या कम करंट को फ्लो करा पाएगा। इट गिव्स रिलेशन बिटवीन फ्यूजिंग करंट एंड डायमीटर ऑफ फ्यूज। देखो इसका क्या मतलब है। इन्होंने कहा जो हमारा नियम है वह I² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D³। जहां D क्या है? फ्यूज वायर जो है आपका, इसका व्यास है। जो फ्यूज का वायर होगा उसका डायमीटर है D। जो फ्यूज मटेरियल है उसका डायमीटर है D। D क्या है? उसका डायमीटर। और I क्या है? फ्यूजिंग करंट। फ्यूजिंग करंट मतलब जिस करंट पे फ्यूज पिघलता है। तो मैं मान लूं कि जो फ्यूज का मटेरियल है, फ्यूज का वायर, उसका डायमीटर अगर D है और इसके अंदर से जिस करंट पे फ्यूज पिघलता है वो करंट I है, फ्यूजिंग करंट है। तो दोनों में रिलेशन क्या होता है? I² समानुपात है D³, या I² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D³। यानी फ्यूज वायर का डायमीटर यानी व्यास और फ्यूज वायर की जो फ्यूजिंग करंट है, या फ्यूज वायर कितनी करंट अपने अंदर से फ्लो करा पा रहा है, उन दोनों के बीच में संबंध बताता है। डायमीटर ऑफ फ्यूज एंड फ्यूजिंग करंट, या करंट कैरिंग कैपेसिटी, अपने अंदर से कितनी धारा प्रवाहित करा सकता है, ये इन दोनों में रिलेशन बताता है। अगर इट एक्सप्लेन्स करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए फ्यूज वायर, मतलब कोई फ्यूज वायर अपने अंदर से कितनी करंट को प्रवाहित करा सकता है, कम करंट को प्रवाहित करा सकता है कि ज्यादा करंट को प्रवाहित करा सकता है। अगर डायमीटर ज्यादा है तो करंट ज्यादा होगी, डायमीटर कम है तो करंट कम होगी। यानी अगर फ्यूज वायर का डायमीटर ज्यादा है, व्यास ज्यादा है, फ्यूज वायर मोटा है, तो आप उसके अंदर से ज्यादा करंट फ्लो करा सकते हो। और अगर आपका डायमीटर यानी व्यास कम है तो आप उससे कम करंट फ्लो करा सकते हो। कम करंट पे फ्यूज पिघल जाएगा। डायमीटर ज्यादा लोगे तो करंट ज्यादा होगी, डायमीटर अगर कम लोगे तो करंट कम होगी। डायमीटर ज्यादा तो करंट ज्यादा, मतलब मोटा तार अपने अंदर से ज्यादा करंट फ्लो करा लेगा। डायमीटर कम तो करंट कम। अगर पतला तार लोगे, फ्यूज वायर जो है वो पतला होगा, तो उसके अंदर से कम करंट पे फ्यूज पिघल जाएगा। तो फ्यूज कम करंट पे पिघलेगा कि ज्यादा करंट पे पिघलेगा, ये पता चलेगा उसका व्यास है, उसका डायमीटर कितना है। मान लीजिए मैंने कहा ये फ्यूज वायर पतला है, ये 40 एम्पीयर करंट पे पिघल जा रहा है। ये फ्यूज वायर है, 40 एम्पीयर करंट पे फ्यूज वायर पिघल जा रहा है। और हमने ये दूसरा फ्यूज वायर लिया जो कि मोटा है, तो अगर ये इसका डायमीटर कम दिख रहा है, ये मोटा है तो इसका डायमीटर ज्यादा है, तो अगर इसका डायमीटर ज्यादा है तो इसकी करंट जो है, जो इसके अंदर से फ्लो करा सकते हो, वो करंट भी ज्यादा होगी। तो मान लीजिए इसकी फ्यूजिंग करंट 200 एम्पीयर है, या 200 एम्पीयर तक की करंट फ्लो करा पा रहा है। तो जहां एक पतला वायर वाला फ्यूज कम करंट फ्लो करा पा रहा था,
वहीं एक मोटा फ्यूज ज्यादा डायमीटर का, ज्यादा एरिया का, ज्यादा व्यास का फ्यूज ज्यादा करंट फ्लो करा पा रहा है। यानी मैं मोटे मोटे तौर पे ये कहना चाह रहा हूं, पतला फ्यूज वायर लोगे तो कम करंट ही फ्लो करा पाएगा, बाकी जल्दी फ्यूज हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा। और अगर एक मोटा फ्यूज वायर लोगे आप तो अपने अंदर से ज्यादा करंट फ्लो करा पाएगा और जल्दी पिघलेगा नहीं। तो वही कहानी है। तो किसी फ्यूज वायर की अपने अंदर से करंट फ्लो कराने की कैपेसिटी कितनी है वो डिपेंड करती है उस फ्यूज वायर के डायमीटर पे। अगर डायमीटर ज्यादा तो करंट ज्यादा, डायमीटर कम तो करंट कम। क्या एग्जैक्ट रिलेशन है? एग्जैक्ट रिलेशन है आई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, या आई स्क्वायर बराबर के इंटू डी की पावर 3, जहां के कांस्टेंट है। तो यहां से दिख रहा है कि अगर डायमीटर ज्यादा होगा तो आई ज्यादा, डायमीटर कम तो आई कम। यानी मोटा तार होगा फ्यूज का तो करंट ज्यादा प्रवाहित करा पाएगा, डायमीटर कम होगा तो करंट कम प्रवाहित करा पाएगा। आई फ्यूजिंग करंट है और डी डायमीटर ऑफ फ्यूज एलिमेंट, फ्यूज तार जो है उसका क्या है? व्यास। इट गिव्स रिलेशन बिटवीन फ्यूजिंग करंट, ये फ्यूजिंग करंट है, एंड डायमीटर। फ्यूजिंग करंट और डायमीटर क्या करता है? ये फ्यूजिंग करंट ये और फ्यूज तार के व्यास ये के बीच में संबंध बताता है। ठीक है। अच्छा, आई स्क्वायर इस समानुपाती, आई स्क्वायर समानुपाती डी क्यूब है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई समानुपाती दोनों साइड का अंडर रूट कर लो आप, तो डी की पावर 3/2 वैसे भी लिख सकते हो। आई स्क्वायर समानुपाती डी क्यूब, आप दोनों साइड का अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट लोगे तो स्क्वायर खत्म, ये 3 की पावर डी की पावर 3/2 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I1/I2 इज D1/D2 की पावर 3/2, जहां I1 तब फ्यूजिंग करंट है जब डायमीटर D1 है, और I2 तब फ्यूजिंग करंट है जब डायमीटर D2। इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है कि I1 इज फ्यूजिंग करंट व्हेन डायमीटर इज D1 एंड I2 इज फ्यूजिंग करंट व्हेन डायमीटर इज D2। I1 फ्यूजिंग करंट है जब व्यास D1 है और I2 फ्यूजिंग करंट है जब व्यास D2 है। इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा? इस पे न्यूमेरिकल ऐसे आएगा, देखिए आपको इस सवाल को देखना है और इसको सॉल्व करना है। बताइए आप लोग इसका आंसर। अरे चिंटू दिमाग लगाओ। इस सवाल को आप पढ़िए और इसका आंसर बताइए। प्रवीण, संजीत, बिंदर, अमन, विनय, देखो एक फ्यूज वायर का रेडियस 0.8 मिलीमीटर है एंड फ्यूज ब्लोज ऑफ एट ए करंट ऑफ 8 एम्पियर। ब्लोज ऑफ का मतलब होता है फ्यूज का पिघल जाना। ब्लोज ऑफ का मतलब है, ब्लोज ऑफ का मतलब है फ्यूज का पिघल जाना। कैलकुलेट इट्स रेडियस दैट विल ब्लो ऑफ एट ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि एक फ्यूज है जिसकी रेडियस अगर 0.8 मिलीमीटर है तो 8 एम्पियर करंट पे वो फ्यूज पिघल जा रहा है। अब वो कितनी रेडियस उसकी होगी, कितनी रेडियस रखनी पड़ेगी अगर वो 1 एम्पियर करंट पे पिघल जाए? पहले वो 8 एम्पियर करंट पे पिघल रहा था तो उसकी रेडियस 0.8 मिलीमीटर थी। अब वो 1 एम्पियर करंट पे भी पिघल जा रहा है, यानी कम करंट पे पिघल जा रहा है। तो कम करंट अगर पे पिघल जा रहा है इसका मतलब उसकी रेडियस कम हुई होगी पहले से। तो अब रेडियस कितनी है आपको बताना है। 0.8 से तो कम होगी, 0.4, 0.2, 0.5। क्या फ्यूज इज ब्लोन या फ्यूज ब्लोज ऑफ का मतलब क्या है? फ्यूज इज ब्लोन या फ्यूज ब्लोज ऑफ का मतलब है फ्यूज का पिघल जाना। ये फ्यूज पहले रेडियस इतनी थी तो 8 एम्पियर करंट पे पिघलता था, अब आपने उसकी रेडियस कितनी कर दी कि वो 1 एम्पियर करंट पे ही पिघल जाने लगा। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए आई समानुपाती डी की पावर 3/2 है ना, ये आई समानुपाती डी की पावर 3/2, ये फ्यूज लॉ, फ्यूज का नियम लगा दिया। यहां से आप लिख सकते हो I1/I2 इज D1/D2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं। पहले करंट कितनी थी? पहले करंट थी 8 एम्पियर, बाद में 1 एम्पियर हो गई। तो पहले करंट 8 एम्पियर, बाद में 1 एम्पियर। डायमीटर को आप लिख सकते हो 2 इंटू रेडियस। डायमीटर क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। तो D1 को आप लिख सकते हो 2R1, D2 को आप लिख सकते हो 2R2 लिख सकते हैं। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, 2 से 2 कट गया,
8/1 8, R1/R2 की पावर 3/2। अच्छा, अब क्या करिए, दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी और इसका भी। स्क्वायर करने से क्या होगा, 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, इसकी पावर 3/2 जो है नीचे का 2 गायब हो जाएगा। जो 3/2 है आप स्क्वायर करोगे तो 1/2 जो है ये नीचे का 2 गायब हो जाएगा स्क्वायर करने पर। तो 8 का स्क्वायर 64, R1/R2 की पावर 3 हो जाएगी ये। ठीक, अब यहां से ये 64 है, अब R1/R2, पहले रेडियस पता है हमको कितनी, पहले की रेडियस है 0.8, R1 हमको दे रखा है, R1 0.8 दे रखा है। बाद की रेडियस कितनी होगी ये निकालना है हमको, कितनी रेडियस पे पिघलेगा ये निकालना है। तो क्यूब रूट ले लो, 64 का क्यूब रूट 4 हो जाएगा, देखो 4 गुणे 4 गुणे 4, क्यूब रूट लेना है इसका, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 16, 16 चौका 64, 4 आ गया। R1/R2 की पावर 3 है, क्यूब रूट लोगे तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 तो गायब, तो R1/R2। तो क्यूब रूट हमने ले लिया दोनों साइड का, तो इसका क्यूब रूट ये, इसका क्यूब रूट लिया तो 3 था, इसका क्यूब रूट R1/R2 हो जाएगा। यहाँ से R2 हो जाएगा R1/4, और R1 कितना है 0.8, तो 0.8/4 0.2 मिलीमीटर। यानी जो फ्यूज वायर पहले 8 एम्पियर करंट पे पिघलता था, कितने करंट पे, 8 एम्पियर, जब उसका रेडियस 0.8 था, अब अगर उसकी करंट 1 एम्पियर हो गई, 1 एम्पियर पे पिघलने लगा, तो उसका रेडियस कितना होगा, उसका रेडियस हो गया 0.2 मिलीमीटर। आप देखो कम करंट पे पिघल गया, इसका मतलब आपने तार को पतला कर दिया होगा, यही फ्यूज लॉ है, यही है फ्यूज लॉ। आइए अब बात करते हैं मटेरियल्स फॉर फ्यूज वायर, कि फ्यूज वायर के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। मटेरियल तो फ्यूज वायर के लिए हम लेड का यूज कर सकते हैं, टिन का, जिंक का, कॉपर का, सिल्वर का, एल्यूमिनियम का, कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग फ्यूज एलिमेंट। लेड, टिन, जिंक, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम का प्रयोग फ्यूज तार बनाने के लिए करते हैं। फ्यूज का जो तार होता है इन सब मटेरियल में से आप किसी से भी बना सकते हो जैसी आपकी जरूरत है। फॉर स्मॉल करंट अप टू 15 एम्पियर, अगर कम करंट है 15 एम्पियर तक, कम करंट के लिए 15 एम्पियर तक के करंट के लिए लेड और टिन का एलॉय यूज करते हैं। एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, एलॉय मतलब मिश्र धातु, जहां दो धातुओं को मिला के कोई धातु बनाई जाती है उसको मिश्र धातु बोलते हैं। तो अगर आप लेड और टिन को मिक्स करके बनाओगे तो आप 15 एम्पियर तक की करंट के लिए यूज कर सकते हो। मिक्स करने में लेड होता है 37%, टिन होता है 63%। टिन होता है 63 और लेड होता है 37%। लेड और टिन को जो मिक्स करके बनाते हैं एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, उसमें लेड होता है 37%, टिन होता है 63%। अगर आपकी करंट 15 एम्पियर तक है तो, और अगर आपकी करंट 15 एम्पियर से ज्यादा है, फॉर लार्ज करंट रेटिंग मोर देन 15 एम्पियर, कॉपर और सिल्वर कैन बी यूज्ड। तो अगर आपकी करंट ज्यादा है 15 एम्पियर से तो आप सिल्वर का इस्तेमाल कर सकते हो या कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हो। करंट आपकी कम है 15 एम्पियर से तो लेड और टिन के मिश्र धातु का, यानी लेड और टिन को मिक्स करके हम मटेरियल यूज करते हैं जिसमें लेड 37%, टिन 63%। ठीक है, ये तो मटेरियल हो गया। अगला सवाल आता है प्रॉपर्टी क्या है फ्यूज एलिमेंट की। जो फ्यूज का मटेरियल है उसका क्या गुण होना चाहिए, प्रॉपर्टी क्या है उसकी। पहली प्रॉपर्टी है लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका गलनांक बिंदु कम होना चाहिए। फ्यूज का जो है मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो क्या होगा, करंट बहुत ज्यादा है, हीट बहुत ज्यादा आ गई, फ्यूज पिघल ही नहीं रहा है, हम इंतजार में बैठे कह रहे करंट ज्यादा हो गई फ्यूज पिघलो, लेकिन फ्यूज आपने इस मटेरियल का ले रखा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है तो फ्यूज जल्दी पिघलेगा ही नहीं। मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसपे कोई चीज पिघल जाती है, तो मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए ताकि फ्यूज करंट ज्यादा होने पर पिघल जाए। मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु लो होना चाहिए। कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, चालकता जो होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी लो होनी चाहिए, लो रेजिस्टिविटी या लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता जिसको आप बोल सकते हो वो कम होना चाहिए। फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि फ्यूज वायर कई बार हवा के संपर्क में रहता है तो हवा से रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन हो जाता है और जल्दी खराब हो जाता है। तो फ्यूज वायर फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन। और अगला है लो कॉस्ट, कीमत कम होनी चाहिए, कीमत कम होनी चाहिए, फ्यूज कम कीमत का होना चाहिए। फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन मतलब हवा में अगर छोड़ दिया जाए तो हवा से रिएक्ट करके ऑक्सीकरण के कारण खराब ना हो। इसकी प्रतिरोधकता याद रखना, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं वो लो होना चाहिए। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध लो होना चाहिए।
कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। अब एक सवाल है, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस भी हाई होना चाहिए। हाई होने का मतलब क्या है आपका? देखो जरा, जैसे मैं कहूं, आप समझना इस चीज को, ये आपका वायर है, फ्यूज वायर, ये सर्किट का तार है, ये सर्किट का तार है कोई, ठीक है। अब यहां पे बीच में फ्यूज लगा रखा है आपने, ये फ्यूज लगा रखा है आपने, ये फ्यूज है। आप ये देखिए जरा, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है? रेजिस्टेंस का फार्मूला है रो एल अपान ए। तो अगर हम यहां से देखें तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। आप अगर इस जो सर्किट का वायर है ये मोटा है, इसके कंपेरिजन में फ्यूज वायर काफी पतला है। जो आपका तार पूरे सर्किट का है उसके कंपेरिजन में फ्यूज का वायर पतला है। तो फ्यूज वायर का एरिया बहुत कम है। एरिया अगर बहुत कम है तो उससे उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि फ्यूज वायर हम इस मटेरियल का सेलेक्ट करते हैं कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, नहीं। जो भी फ्यूज वायर का मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी हाई हम सेलेक्ट करते हैं, यानी चालकता उच्च और प्रतिरोधकता निम्न। मगर इसका प्रतिरोध ज्यादा अगर हम कह रहे हैं तो किस कारण से कह रहे हैं? क्योंकि ये पतला होता है। अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कहने का मतलब जितनी लंबाई का फ्यूज वायर है, अगर उतनी लंबाई का हम ये वाला वायर लें, जितनी लंबाई का फ्यूज वायर है, कि अगर सेम लंबाई का हम ये वाला वायर लें, नॉर्मल वायर, और मतलब सर्किट का वायर, और सेम लंबाई का फ्यूज वायर लें अगर हम, तो फ्यूज वायर आपका क्या होता है? पतला होता है। तो आप ऐसे देखो, ए, फ्यूज वायर आपका पतला है, सेम लंबाई का, ये फ्यूज वायर है। और ये वाला जो है ये सर्किट का वायर है। दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ सेम। अगर हम मान लें दोनों की रेजिस्टिविटी भी सेम है, मान लीजिए दोनों की लेंथ सेम, कल्पना करना, जो लेंथ इसकी वही लेंथ इसकी, लेंथ सेम। रो क्या है? रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, जो मटेरियल पे डिपेंड करती है। हमने कहा मान लीजिए दोनों का मटेरियल भी सेम है, मान लीजिए रो भी सेम है, तो आर किस पे डिपेंड किया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए ना। यानी अगर दोनों सेम मटेरियल के हों, दोनों की लंबाई सेम हो, बस एक मोटा और एक पतला हो, तो आप देखिए जब दोनों के लिए लंबाई सेम, दोनों के लिए रो सेम, मटेरियल सेम अगर है, एक मोटा एक पतला है, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो जब एरिया कम यानी फ्यूज वायर पतला है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए कंपैरिजन में किसके? सेम लंबाई के सर्किट के वायर के, क्योंकि ये पतला होता है बस। बाकी हम इसको कॉपर या सिल्वर का अगर बना रहे हैं फ्यूज वायर को, तो सिल्वर तो सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा कैसे हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं सर फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो आप ये पूछो उनसे कि फिर सिल्वर का यूज हम क्यों करते हैं, कॉपर का यूज क्यों करते हैं? सिल्वर एंड कॉपर आर द टू बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम ये जो कहते हैं वर्ड की हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो पतला फ्यूज वायर लेते हैं इसलिए उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। अदरवाइज हम मटेरियल ऐसा ही सेलेक्ट करते हैं जो अच्छा कंडक्टर हो। लो रेजिस्टिविटी का मटेरियल हम सेलेक्ट करते हैं, याद रखना, रेजिस्टिविटी इज लो, लो रेजिस्टिविटी या लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हाई कंडक्टिविटी का मटेरियल यूज करते हैं। हाँ, रेजिस्टेंस हाई क्यों होना चाहिए? वो एरिया कम होता है, पतला होता है, इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। बात आ रही समझ में? बोलो चिंटू। अरुण देव, आपको बात समझ में आई? तो फ्यूज का तार जो है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है सेम लंबाई के सर्किट वायर के। तो ये मैं लिख दे रहा हूं कि फ्यूज वायर
हैज मोर रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ सेम लेंथ वायर, यानी समान लंबाई का, जितना लंबा फ्यूज, अगर उतना ही लंबा कोई तार लीजिए आप, तो उस तार की तुलना में फ्यूज का प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए। ये कहने का मतलब है कि जिस सर्किट में फ्यूज लगा है उस सर्किट का तार जो है, अगर उतनी ही लंबाई का फ्यूज वायर हम लें तो फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा है। खैर, हमें प्रॉपर्टी पे बार बार सवाल आता है, मेल्टिंग पॉइंट लो, रेजिस्टेंस हाई, चालकता उच्च, प्रतिरोधकता निम्न, ऑक्सीडेशन से मुक्ति होनी चाहिए, मतलब जल्दी खराब ना हो, और सस्ता होना चाहिए। ये कुछ गुण हैं जो आपको याद होने चाहिए। अच्छा, अभी हम इस पे सवाल करेंगे। एक टर्म और है, ब्रेकिंग कैपेसिटी। व्हाट इज ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज? कोई बताएगा मुझे? ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज, ब्रेकिंग कैपेसिटी को हम रप्चरिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं। रप्चरिंग कैपेसिटी या इंटरप्टिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं। ब्रेकिंग कैपेसिटी, रप्चरिंग कैपेसिटी या इंटरप्टिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग क्षमता या रप्चरिंग क्षमता क्या है? देखो, चिंटू बोला समझ में आया। ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या है? आप पढ़ने की कोशिश मत करो, आप समझो। हमने कहा एक फ्यूज वायर में करंट रेटिंग जो है, ध्यान से समझना, करंट रेटिंग मान लीजिए 150 एम्पियर है। इसका मतलब 150 एम्पियर करंट नॉर्मली फ्लो कराएगा, बिना पिघले, बिना ओवर हीटिंग के, कोई दिक्कत नहीं होगी। 150 एम्पियर हमेशा फ्लो कराता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमने कहा अगर फ्यूजिंग करंट में मान लूं 160 एम्पियर है, मान लीजिए फ्यूजिंग करंट 160 एम्पियर है, तो अगर फ्यूजिंग करंट 160 एम्पियर है तो 160 एम्पियर करंट अगर हुई फ्यूज के अंदर तो फ्यूज पिघल जाएगा। फ्यूज क्या होगा? पिघल जाएगा। कितनी करंट पे? 160 एम्पियर करंट पे। तो क्या अगर फ्यूज 160 पे नहीं, 160 पे पिघल जाएगा तो 165 पे नहीं पिघलेगा? पिघलेगा सर। 170 पे नहीं पिघलेगा? पिघलेगा सर। 200 पे नहीं पिघलेगा? पिघलेगा सर। अगर 160 एम्पियर इसकी फ्यूजिंग करंट है तो 160 एम्पियर से ज्यादा हर एक करंट के लिए फ्यूज पिघलेगा। तो अगर मेरी करंट 170 है, 180 है, 200 पिघलेगा सर। 2000 है तो भी पिघलेगा। फ्यूजिंग करंट 160 एम्पियर है तो 160 या उससे ज्यादा किसी भी करंट पे फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, सर्किट को ओपन कर देगा। तो अगर करंट हम 2000 एम्पियर फ्लो कराएं तो क्या होगा? फ्यूज पिघलेगा। 2 लाख एम्पियर करंट फ्लो कराएं तो क्या होगा? फ्यूज पिघलेगा, क्योंकि 160 से ज्यादा है। तो क्या आप कुछ भी करंट फ्लो करा सकते हो क्या फ्यूज से? हाँ सर, 160 फ्यूजिंग करंट है तो इससे ज्यादा हर करंट पे फ्यूज पिघलेगा, तो उससे ज्यादा कोई भी करंट होगी तो फ्यूज पिघलेगा ना चिंटू ना। अगर इसकी फ्यूजिंग करंट 160 है तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे कुछ भी करंट फ्लो करा दो आपको लग रहा है फ्यूज तो पिघल जाएगा। फ्यूज पिघलेगा तो, मगर अगर करंट बहुत ज्यादा फ्लो करा दोगे आप, फ्यूजिंग करंट 160 है, आप 200, 220, 300, 400, 2000, 10,000 एम्पियर तक फ्लो कराओगे, फ्यूज पिघलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 10 लाख एम्पियर करंट फ्लो करा दी, 10 लाख एम्पियर करंट फ्लो करा दी, तो क्या होगा? फ्यूज पिघलेगा। मगर इतनी ज्यादा करंट से फ्यूज पिघलेगा और इतनी ज्यादा चिंगारी आएगी, आर्क आएगी, स्पार्क आएगा कि लगेगी आग और आएंगे कई घर जद में। यहां पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, राहत इंदौरी की शायरी है। तो अगर फ्यूज पिघल गया तो ज्यादा करंट अगर बहुत फ्लो कर रही थी तो वहां पे डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होगी, आग लग जाएगी, आपका चेहरा झुलस जाएगा, फ्यूज डैमेज हो जाएगा। बात आ रही समझ में? पिघलेगा हो तो ठीक है, आसपास और कोई खतरा नहीं होना चाहिए, कोई विस्फोट नहीं होना चाहिए कि बल्ब फ्यूज हुआ, ठीक है बल्ब तो खराब हुआ, कमरे में आग लग गई।
फ्यूज खराब हुआ, ठीक, फ्यूज तो पिघला, कमरे में आग लग गई, राजकुमार सर जल गए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कोई भी करंट जो फ्यूज के अंदर से फ्लो हो रही है, अगर वो फ्यूजिंग करंट से ज्यादा है तो फ्यूज मेल्ट तो होगा, लेकिन क्या कुछ भी करंट हम फ्यूज से के अंदर से फ्लो करा सकते हैं 160 से ज्यादा? उसकी भी एक सीमा है, वही जो सीमा है वही है ब्रेकिंग कैपेसिटी। वह अधिकतम करंट जो फ्यूज अपने अंदर से फ्लो करा के पिघल जाए और कोई आग वाग ना लगाए, वही है ब्रेकिंग कैपेसिटी। हमने अगर कहा मान लीजिए इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी, मान लीजिए मैंने कहा मान लीजिए इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी 5000 एम्पियर है। इसका मतलब क्या कि अगर 160 से ज्यादा करंट फ्लो होगी तो फ्यूज पिघल जाएगा, 160 से ज्यादा 200, 300, 400, 500 तक करंट होती जाएगी, फ्यूज पिघलता जाएगा। 5000 एम्पियर तक अगर करंट फ्यूज से फ्लो हो रही है, 160 से ज्यादा और 5000 एम्पियर तक, तो फ्यूज पिघल जाएगा और पिघल के अपना काम कर देगा, बोलेगा करंट फ्यूजिंग करंट से ज्यादा थी, मैं पिघल गया, फ्यूज पिघल जाएगा। लेकिन अगर 5000 एम्पियर से ज्यादा करंट हुई, 5001, फ्यूज पिघलेगा तो विस्फोट कर देगा, आग लगा देगा, आसपास की चीजें प्रभावित हो जाएंगी। हम ऐसा नहीं चाहते। 5000 एम्पियर तक करंट फ्लो कराओगे, फ्यूज पिघलेगा और कोई आग वाग नहीं लगाएगा। इससे ज्यादा करंट पे फ्यूज आग लगा देगा। तो यही 5000 एम्पियर ब्रेकिंग कैपेसिटी है, यानी वह अधिकतम करंट जो फ्यूज अपने अंदर फ्लो कराए और सेफली सर्किट को इंटरप्ट करे, सुरक्षात्मक रूप से सर्किट को ब्रेक करे, कोई आग वाग ना लगाए, वो है ब्रेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी द मैक्सिमम फॉल्ट करंट। फॉल्ट करंट मतलब कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, उसे ही हमने फॉल्ट करंट बोल दिया। मैक्सिमम फॉल्ट करंट दैट ए फ्यूज कैन सेफली इंटरप्ट मतलब सर्किट को ओपन करेगा, पिघलेगा तो ओपन हो जाएगा, लेकिन सेफली ओपन करे मगर कोई आग वाग ना लगे, विदाउट एक्सप्लोडिंग और कॉजिंग डैमेज, बिना किसी विस्फोट के या बिना किसी डैमेज के। बात आ रही समझ में? वही है ब्रेकिंग क्षमता, वह अधिकतम फॉल्ट करंट है जिसे फ्यूज बिना कटे या ना फटे, मतलब बिना विस्फोट किए या बिना नुकसान पहुंचे सुरक्षित रूप से काट सकता है, वह है ब्रेकिंग कैपेसिटी। द मैक्सिमम फॉल्ट करंट इट कैन सेफली इंटरप्ट, वह अधिकतम दोष धारा जो फ्यूज अपने अंदर से सुरक्षात्मक रूप से तोड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है सर्किट को। फ्यूज की फ्यूजिंग करंट 160 है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करंट फ्लो कराते हो कि फ्यूज पिघलता ही रहेगा। फ्यूज पिघलता तो रहेगा मगर बहुत ज्यादा करंट पे फ्यूज पिघलेगा और आग भी लगा देगा। आपको आग लगाने वाली करंट नहीं फ्लो करानी है। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी समझ में आई। ब्रेकिंग कैपेसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं किलो एम्पियर में। किस में एक्सप्रेस करते हैं? किलो एम्पियर में। ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज एक्सप्रेस्ड इन किलो एम्पियर। यूनिट क्या होती है ब्रेकिंग कैपेसिटी की? यूनिट होती है के ए, किलो एम्पियर। ज्यादातर तो किलो एम्पियर ही मिलेगा आपको, आप किलो एम्पियर टिक कर देना। कभी कभी सवाल आता है और किलो एम्पियर ऑप्शन में रहता ही नहीं है, फिर आप वहां पे एमवीए टिक कर सकते हो, एमवीए, ठीक है। अगर किलो एम्पियर नहीं है, अगर ऑप्शन में किलो एम्पियर नहीं है तो एमवीए चुन सकते हैं। देखो पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर होती है ना वोल्ट इंटू एम्पियर। पावर होती है वोल्ट इंटू एम्पियर होती है।
अगर आपको करंट पता है किलो एम्पियर में और रेटेड वोल्टेज रख दोगे तो ये आपका एमवीए में आ जाएगा। भाई ये किलो एम्पियर में, ये वोल्ट में, सॉरी ये किलो एम्पियर में, और इसको मान लो केवी में ले लो आप, तो ये एमवीए में आ जाएगा पावर। अगर आपकी करंट किलो एम्पियर में है, वोल्टेज किलो वोल्ट में मैं ले लूं, तो पावर एमवीए में आ जाएगी। तो एमवीए में भी रेटिंग कई बार हम कई बार एमवीए में एक्सप्रेस करते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी को, बट वो हाई वोल्टेज फ्यूज के लिए करते हैं। आज की क्लास में तो हम टाइप्स ऑफ फ्यूज आपको नहीं पढ़ाएंगे। जो नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ फ्यूज डिस्कस करेंगे हम उसमें बताएंगे कि दो टाइप के फ्यूज होते हैं, एक लो वोल्टेज, एक हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज में जैसे किटकैट फ्यूज हो गया, या लो वोल्टेज एचआरसी फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज हो गया। हाई वोल्टेज फ्यूज में लिक्विड टाइप होता है, मेटल क्लैरिटी टाइप होता है, कार्ट्रिज टाइप फ्यूज होता है। तो लो वोल्टेज फ्यूज में तो नॉर्मली किलो एम्पियर में ही हम ब्रेकिंग कैपेसिटी को नापते हैं या किलो एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं। हाई वोल्टेज फ्यूज में कई बार आप किलो एम्पियर के बजाय एमवीए में नाप सकते हो, क्योंकि जो पावर है ये होती है V × I। तो अगर आपकी करंट किलो एम्पियर में है, मान लीजिए ब्रेकिंग कैपेसिटी, और वोल्टेज हाई वोल्टेज फ्यूज है, तो इसका वोल्टेज भी किलो वोल्ट में ले लिया आपने, तो किलो वोल्ट इंटू किलो एम्पियर, तो 10⁻³ इंटू 10⁻³, तो पावर एमवीए में आ सकती है। बट नॉर्मली जब हाई वोल्टेज फ्यूज हो तब, तो नॉर्मली ऐसा सवाल पूछा नहीं जाता कि हाई वोल्टेज फ्यूज के लिए ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, तो आप किलो एम्पियर याद रखो। हाँ, अगर कभी सवाल आए और ऑप्शन में किलो एम्पियर ना हो तो आप एमवीए टिक कर सकते हो, बट याद रखना किलो एम्पियर ही टिक मारोगे, एम्पियर नहीं। किलो एम्पियर की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। जैसे सवाल आए कि ब्रेकिंग कैपेसिटी इन मेजर्ड इन, ब्रेकिंग कैपेसिटी किसमें नापी जाती है, वोल्ट, एम्पियर, किलो एम्पियर, ओम, तो क्या बोलोगे आप बताइए, ये सवाल है। ये ब्रेकिंग कैपेसिटी को हम किलो एम्पियर में नापते हैं, किसमें नापते हैं, किलो एम्पियर में। नाप दिया हमने किलो एम्पियर में। यही सवाल है, ऑप्शन बदल दिया हमने, वोल्ट, एम्पियर, एमवीए, ओम। क्या यहां पे किलो एम्पियर है, नहीं। एम्पियर है सर तो एम्पियर मार दे, नहीं, एम्पियर में नहीं नापते, किलो एम्पियर में नापते, एम्पियर नहीं। फिर एमवीए है तो एमवीए को टिक मार दो, फिर एमवीए को। तो एमवीए भी ब्रेकिंग कैपेसिटी की यूनिट हो सकती है, बट जब वोल्टेज फ्यूज का ज्यादा होता है, हाई वोल्टेज फ्यूज के लिए, क्योंकि पावर क्या है, V × I। ये तो किलो एम्पियर में है करंट ब्रेकिंग कैपेसिटी, अगर वोल्टेज को आप किलो वोल्ट में ले लो फ्यूज के, तो किलो इंटू किलो मेगा हो जाता है, मेगा वोल्ट। तो याद रखना ब्रेकिंग कैपेसिटी की यूनिट होती है, 90% के सवाल में आपको किलो एम्पियर टिक करना रहेगा, वही मिलता है। जब सवाल थोड़ा ट्रिकी बनाएगा तो एमवीए पूछ सकता है। तो अगर ऑप्शन में किलो एम्पियर नहीं है तो एमवीए चुनोगे आप, किसके लिए, ब्रेकिंग कैपेसिटी की यूनिट के लिए। याद रखना आप, ये ऑप्शन है सवाल का। ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज मींस द नॉर्मल करंट रेटिंग, मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग, मैक्सिमम फॉल्ट करंट इट कैन सेफली इंटरप्ट, वह अधिकतम फॉल्ट करंट जिसे वह सुरक्षित रूप से काट सके, सर्किट को ब्रेक कर सके, यह है ब्रेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, आइए और 4-5 सवाल करते हैं। अगला सवाल है कि फ्यूज के पास क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट, निम्न गलनांक बिंदु, हाई कंडक्टिविटी उच्च चालकता, लो कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। एक फ्यूज में होना चाहिए, एक फ्यूज शुड हैव, सब कुछ होना चाहिए इसके अंदर, ऑल ऑफ द अबव, सारे गुण होने चाहिए फ्यूज के अंदर। अगला सवाल है फ्यूज वायर शुड हैव, फ्यूज वायर में क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट, निम्न चालकता, हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च प्रतिरोधकता। तो मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट लो। रेजिस्टिविटी हाई नहीं, रेजिस्टिविटी लो होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी लो होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। हाँ, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है क्योंकि पतला वायर होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट लो होना है, सबसे इंपॉर्टेंट गुण है फ्यूज का। अगला सवाल है द ऑपरेशन ऑफ फ्यूज इज बेस्ड अपॉन, फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है, फ्यूज काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, धारा के उष्मीय प्रभाव पे। धारा का उष्मीय प्रभाव क्या है, जब फ्यूज में से करंट बहुत ज्यादा फ्लो होती है तो ज्यादा करंट से ज्यादा स्क्वायर लॉस होता है, और ज्यादा लॉस ज्यादा हीट आती है, उस हीट से फ्यूज पिघल जाता है। यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई करंट से जहां हीट पैदा हुई, फ्यूज मेल्ट हो गया, वह है हीटिंग इफेक्ट, उष्मीय प्रभाव। करंट से जहां मैग्नेटिक फील्ड आती है, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह में हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। करंट से सेल एंड बैटरी में जैसे काम चलता है, वह है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट के कई सारे इफेक्ट्स होते हैं, फ्यूज का पिघलना जो है हीटिंग इफेक्ट पे कार्य करता है। ठीक,
ए फ्यूज इन ए मोटर सर्किट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मोटर में फ्यूज किससे सुरक्षा प्रदान करता है? देखो, फ्यूज सुरक्षा प्रदान करता है अत्यधिक करंट से। अगर करंट बहुत ज्यादा है तो फ्यूज उससे सुरक्षा प्रदान करता है। करंट ज्यादा कहां कहां हो सकती है? देखो, करंट ज्यादा कहां कहां हो सकती है? अगर शॉर्ट सर्किट है वहां भी करंट ज्यादा होगी। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो शॉर्ट सर्किट में करंट बहुत ज्यादा होती है। और अगर कहीं ओवरलोड हुआ, लोड बहुत ज्यादा लगा रखा है आपने, ओवरलोड, तो भी करंट ज्यादा होती है। अगर कहीं सर्किट में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट बहुत ज्यादा होती है। हैवी करंट, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो, और कहीं ओवरलोड हुआ तो भी आपकी करंट ज्यादा हो सकती है। तो आप फ्यूज कहां यूज करते हो? जहां करंट ज्यादा होती है। अगर शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड ऑप्शन में दिखे और दोनों में से एक चुनना हो तो फिर आप शॉर्ट सर्किट चुनना। अगर दोनों में से कोई एक चुनना, अगर भाई ये चुनना हो, ये ऑप्शन में हो ही ना, शॉर्ट सर्किट हो ये ऑप्शन में हो ही ना, तो ये चुनेंगे। या केवल ओवरलोड हो, शॉर्ट सर्किट ऑप्शन में ना हो, केवल ओवरलोड हो शॉर्ट सर्किट ऑप्शन में ना हो, तो ओवरलोड चुनेंगे। अगर दोनों एक साथ चुनने का ऑप्शन आ रहा है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, तो दोनों चुनेंगे। अगर दोनों में से एक ही चुनना पड़े तो आप शॉर्ट सर्किट को चुनोगे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट नॉर्मल से 10-15 गुना 20 गुना ज्यादा हो जाती है। ओवरलोड में करंट ज्यादा होती है मगर 10-20 गुना ज्यादा नहीं होती है। इसमें करंट थोड़ी बहुत ही ज्यादा होती है, शॉर्ट सर्किट में कई गुना ज्यादा हो जाती है। तो जहां जहां करंट ज्यादा होगी वहां वहां हम यूज कर सकते हैं। जैसे सवाल है कि एक मोटर में हम फ्यूज इस्तेमाल करते हैं तो किस चीज से सुरक्षा के लिए? ओवरलोड से, नन ऑफ द अबव, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट? अब यहाँ ओवरलोड भी, ओवरलोड में भी करंट ज्यादा होती है, शॉर्ट सर्किट में भी करंट ज्यादा होती है, मगर जब दोनों में से एक चुनना होगा तो हम शॉर्ट सर्किट चुनेंगे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में करंट 10-20 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, ओवरलोड में उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। तो एक चुनना हो तो शॉर्ट सर्किट। अच्छा, अगला सवाल जैसे है, सेम क्वेश्चन, सवाल सेम क्वेश्चन, मतलब जो सवाल है सेम वही सवाल, बस ऑप्शन बदल दिया। शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड, ओपन सर्किट एंड ओवरलोड, तो क्या होगा? तो आपका जवाब होगा शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। सवाल क्या था कि एक मोटर में फ्यूज हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज से सुरक्षा के लिए? तो अगर शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड एक साथ एक ही ऑप्शन में, तो हम इसको चुन देंगे, वही चुनेंगे, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में भी करंट बढ़ती है, ओवरलोड में भी करंट बढ़ती है, तो आपने चुन लिया। जैसे ये सवाल है, फ्यूज नॉर्मली प्रोटेक्ट ए सिस्टम अगेंस्ट, फ्यूज एक सिस्टम की सुरक्षा किससे करता है? अंडर करंट यानी कम करंट से, रिजोनेंस अनुनाद से, लाइटनिंग सर्ज से, या ओवर करंट से? तो आपका आंसर होगा ओवर करंट, ज्यादा करंट। जब करंट ज्यादा होती है तो उससे सुरक्षा करता है। अब यहाँ कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं था, लेकिन ऑप्शन पढ़ के ओवर करंट नजर आया हमको से, तो ओवर करंट पे हमने टिक कर दिया। तो अगर आपका शॉर्ट सर्किट ऑप्शन में हो तो बिना सोचे समझे वो टिक कर दो, शॉर्ट सर्किट ना हो फिर ओवर करंट वगैरह हो तो उसको हम देखेंगे। तो जब भी कभी करंट बहुत ज्यादा हो जाती है सर्किट में, तो आपका फ्यूज ऑपरेट करता है। सवाल है कि विच आर द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए फ्यूज वायर, किसका इस्तेमाल हम फ्यूज वायर के तौर पे नहीं कर सकते? कॉपर का कर सकते हैं, सिल्वर का भी, लेड टिन के, एलॉय का भी। आयरन का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम, आयरन का यूज हम फ्यूज मटेरियल के तौर पे नहीं कर सकते हैं। सवाल है फॉर रीवायरेबल फ्यूज एम्प्लॉइंग कॉपर वायर एज द फ्यूजिंग एलिमेंट द फ्यूजिंग फैक्टर इज। अभी तो आपने रिवायरेबल फ्यूज पढ़ा ही नहीं है, छोड़ो अभी। ठीक है, अगला सवाल है फ्यूज आर लार्जर इन साइज, कौन सा फ्यूज आकार में बड़ा होता है? एसी फ्यूज या डीसी फ्यूज? क्या देखो, एसी फ्यूज से ज्यादा बड़ा होता है डीसी फ्यूज साइज में, आपको रट लेना है। एक एसी फ्यूज होता है, एक डीसी फ्यूज होता है। जो एसी पे काम करता है एसी फ्यूज, जो डीसी पे काम करता है डीसी फ्यूज। एसी फ्यूज से ज्यादा बड़ा होता है डीसी फ्यूज। तो व्हिच फ्यूज आर लार्जर इन साइज? डीसी फ्यूज, एसी फ्यूज, स्ट्राइकर टाइप, कार्ट्रिज, ये सब एसी फ्यूज के ही टाइप हैं। कार्ट्रिज टाइप या स्ट्राइकर टाइप जो फ्यूज है ये सब एसी फ्यूज के ही टाइप हैं, ये डीसी फ्यूज है। तो डीसी फ्यूज आप टिक करोगे। आकार में जो है एसी फ्यूज से बड़ा होता है डीसी फ्यूज का आकार, एसी फ्यूज के आकार से बड़ा होता है डीसी फ्यूज का आकार, यानी एसी फ्यूज के साइज से बड़ा होता है डीसी फ्यूज का साइज, तो डीसी का साइज डीसी टिक कर दो। ये दोनों जो है एसी फ्यूज के ही टाइप हैं। या यहाँ सवाल आया किसमें से किस फ्यूज का साइज ज्यादा होता है? फ्यूज विच फ्यूज इज बिगर इन साइज, डीसी एसी, या एसी और डीसी, या एसी और डीसी दोनों सेम साइज के होते हैं? तो डीसी फ्यूज का साइज बड़ा होता है। ठीक है, अब इसमें अगली जो कहानी है वो है टाइप्स ऑफ फ्यूज की।
टाइप्स ऑफ फ्यूज में हम किट कैट फ्यूज जिसको रिवायरेबल फ्यूज कहते हैं, और फिर HRC फ्यूज, और फिर हाई वोल्टेज फ्यूज में लिक्विड टाइप फ्यूज में जैसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह का यूज करते हैं, मेटल क्लैड टाइप फ्यूज, कार्ट्रिज टाइप फ्यूज, इसमें कुछ सवाल ऑब्जेक्टिव आते हैं, वो सब हम टाइप्स ऑफ फ्यूज एक क्लास लेकर के आएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। आज हमने फ्यूज के बेसिक्स की चर्चा की और उसको हमने डिस्कस किया कि फ्यूज किस मटेरियल का बनाते हैं, उन मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फ्यूज का लॉ क्या है, फ्यूज करता क्या काम है, और फ्यूज पे एक दो हमने न्यूमेरिकल्स भी किए। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ट्रेड का बैच लेना है तो ये बैच करियर लैब पे चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर का अलग अलग बैच। फीस है 499, वैलिडिटी एग्जाम तक है CBT2 के। हिंदी इंग्लिश दोनों में बैच होगा आपका, बाइलिंगुअल। ट्रेड आपकी इस बैच में कंप्लीट रहेगी ALP के लिए, स्पेशली ALP के लिए, तो आपको ALP में पास कराया जाएगा इस बैच से, ठीक है। इस बैच को लेके, इस बैच के सारे कंटेंट को पढ़ के आप बड़े आराम से पास हो जाओगे। सिलेबस आपका CBT2 के एग्जाम तक बड़े आसानी से खत्म हो जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। और इस बैच से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी आपके पास है तो आपके पास ये नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। आप फोन नहीं करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ये जो क्लास आज हमने पढ़ाई वो कहाँ मिलेगी, एक टेलीग्राम है JNITE by राजकुमार सर, इसको ज्वाइन करोगे मैं आज की क्लास की PDF उसमें भेज दूंगा, ठीक है, या व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हो। बैच आपको मिलेगा ट्रेड का, या अगर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला बैच आपको लेना है LP CBT2 के लिए तो वो बैच भी आप ले सकते हो, जहां से 50 नंबर का सवाल आता है बेसिक साइंस से, वो बैच भी आपको करियर लैब पे मिलेगा। ऐप पे आपको अगर बैच नहीं दिखता है तो बैच कैसे ढूंढना है, ऐप सबसे पहले आप खोलना, सबसे नीचे बैच पे क्लिक करना। बैच पे क्लिक करने के बाद ऊपर कई सारे सेक्शन होंगे, SSC, बैंक, टीचिंग, फिर एक सेक्शन होगा JEI रेलवे का, उस पर क्लिक करना। जैसे उस पर आप क्लिक करोगे आपको सारे बैचेज बेसिक साइंस के, चाहे RRB JEE के, चाहे ट्रेड के बैचेज दिख जाएंगे, और वहाँ पे आप जाके इंट्रो वीडियो देख के एडमिशन ले सकते हो। और अगर कोई क्वेरी है तो यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। ये कहानी थी ट्रेड की। आज हमने आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का एक टॉपिक फ्यूज बेसिक उसके इंफॉर्मेशन दिए, टाइप्स ऑफ फ्यूज बाकी है, वो किसी और क्लास में हम करेंगे, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।